नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कल हम लोग देख रहे थे प्रश्नावली 1.1 से संबंधित प्रश्न को। पूर्ण वर्ग संख्या से संबंधित जितने भी सवाल थे हमने उस पर चर्चा किए। और आप यदि यहाँ पर देख रहे हैं अभ्यास 2 जो लिखा है, उसमें पहला प्रश्न पर यदि मैं बात करूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें इसके लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा और अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात उसमें हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा उसके बाद बचे हुए संख्याओं का यदि जोड़ा नहीं बनता तो उन्हीं संख्याओं का हम लोगों को इसमें गुणा करना है। और यदि हमसे ये पूछा जाए कि किन संख्याओं का भाग दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए करके, तो जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा तो उस स्थिति में हम उन्हीं संख्याओं से भाग देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं प्रश्न नंबर 1 की बात करूँ, जैसे 200 जो है उस पर यदि मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि 200 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं कुछ इस तरीके से, ये 200 है और यदि मैं 200 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 एकम 2 और 2 शून्यम शून्य, कुछ इस तरीके से। फिर 2 से जाएगा 2 पचासम जाएगा और फिर जाएगा 2 से 25 बार। उसके बाद फिर ये जाएगा 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, 2 जो है वो यहाँ पर 3 बार आया है। कुछ इस तरीके से इनका गुणनखंड लिखाएगा ये। तो इस 5 का तो जोड़ा बन गया और इस 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये वाले 2 का जोड़ा नहीं बन पाया। और उस स्थिति में इसी 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 2 की और ज़रूरत पड़ेगी। तब हम लोग कहेंगे कि 200 में 2 का गुणा और करेंगे हम लोग, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को बाकी के सवालों को भी हल करना है। मान लें यदि यहीं पर कहीं 3 भी आ जाता, सपोज़ 3 आ जाता, तो उस स्थिति में हम लोगों को 3 से गुणा करना पड़ता। समझ में आया बच्चों? अब इसी प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 2 और 3 को हल करेंगे। ये अभ्यास का हो गया बच्चों। अब हम यदि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 पर बात करें तो इनमें लिखा है कि निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। अर्थात यदि मैं 14 का वर्ग निकाल रहा हूँ, 270 का वर्ग निकाल रहा हूँ और बाकी इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं, तो कौन से संख्या का जो वर्ग का जो इकाई की बात करें हम लोग, क्योंकि कभी भी सम या विषम इकाई को देखकर बताया जाता है। जिन संख्याओं को हम लोग भाग देते हैं 2 से और वो पूरा तरीके से चला जाता है तो हम लोग उसे सम संख्या की बात करते हैं। जैसे सपोज मैं यदि 42 लिखा हूँ और यदि मैं 2 से भाग देता हूँ और ये यदि पूरा कैंसिल हो जाता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो मैं कहूँगा 42 जो है वो सम संख्या है। लेकिन यदि मैं 21 पर बात करूं तो 21 जो है वो पूरा तरीके से भाग नहीं जाएगा और इस तरीके से 21 जो है वो विषम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या अर्थात जो 2 से भाग जाए और विषम संख्या जो 2 से भाग न जाए। ठीक है बच्चों? तो जैसे मैं 14 का वर्ग करूँगा। अब मैं बताया था आपको कि वर्ग संख्या क्या होता है, किसी भी संख्या के साथ में उसी संख्या का गुणा करना उनका क्या कहलाता है, वर्ग करना कहलाता है। ठीक है, तो यदि मैं 14 का गुणा 2 बार करूं तो इसका जो आंसर आएगा
14 चौक 56 हासिल 5, 14 एकम 14 और 5 19, 196 और 196 जो है वो 2 से 2 निया 18 और 2 अट्ठे 16 पूरा तरीके से डिवाइड होता है। इसीलिए जो 14 का वर्ग जो है वो सम संख्या होता है। अब यदि हम लोगों को इसमें बताने हैं तो हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के इसी प्रकार ऐसे हम लोगों को गुणा करने हैं और गुणा करने के बाद में 277 गुणा 277 इस तरीके से हम गुणा करेंगे और गुणा करने के पश्चात हम लोगों को इसको सम या विषम को बताना है। आप यहाँ पर यदि ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जैसे मैं 205 का गुणा करके आपको बताता हूँ, 205 गुणा 205 इसको यदि मैं वर्ग करूं तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2 होगा, 5 शून्य शून्य और 2 2 और 5 दूनी 10, ये पूरा 0 हो जाएगा और उसके पश्चात 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1 और 2 शून्य शून्य और 1 1 2 दूनी 4, 5 2 0 2 4। तो आप देखिए बच्चों, ये जो इकाई है, इकाई में इसके 5 है और 5 जो कि क्या है, विषम है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम किसी भी ऐसी संख्या लेते हैं जो सम है तो उनका वर्ग हमेशा ही सम आएगा। जैसे मैं बात करूं 2 दूनी 4 तो 4 सम है। यदि मैं बात करूं 4 गुणा 4, 6 गुणा 6, 8 गुणा 8, ठीक है बच्चों। इसके बाद तो 0 आ जाता है। तो ये 4 चौक 16 तो ये सम है, 6 छक्के 36 ये भी सम है और 8 अट्ठे 64 ये भी सम है। तो हम किसी भी ऐसी संख्या जो कि सम नंबर है उसका यदि वर्ग निकालें तो उसका वर्ग संख्या भी हमेशा सम ही होगा। लेकिन यदि मैं यहीं पर विषम संख्या की बात करूं तो विषम संख्या का वर्ग निकालते समय हम ये पाएंगे कि इन विषम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो भी एक विषम संख्या होता है। जैसे 1, 3 का आप लोग वर्ग निकालोगे तो 9, 5 का आप लोग वर्ग निकालोगे तो 25, 7 का 49 और 9 निया 81 इस तरीके से बच्चों। तो ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो आप पाएंगे कि सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो सदैव ही सम संख्या आता है और विषम संख्याओं का जो वर्ग रहता है वो सदैव विषम संख्या आता है। तो आप इन सभी का पहले गुणा करेंगे। इन्हीं संख्याओं का यदि वर्ग निकालने बोला है तो 2 बार आप आपस में गुणा करोगे और जो मान आएगा उसमें आप देखोगे कि सम है या विषम। तो यहाँ पर हम लोगों को ये एक ट्रिक ये पता चल गया कि हम देखते ही ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या का जो वर्ग है वो सम होगा और कौन सी का विषम होगा। आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर 14 जो है वो सम नंबर है, इसीलिए इसका जो वर्ग आएगा वो सम होगा। 277 में 7 जो है विषम है, इसलिए इसका जो वर्ग आएगा वो विषम होगा। 179 इसमें 179 में 9 जो है वो विषम है, इसीलिए ये भी विषम होगा इसका वर्ग। 5 ये विषम है, इसलिए इसका भी वर्ग हम लोग वर्ग निकालेंगे तो वो विषम। इसी प्रकार आप अगले क्रम में जितने भी देखेंगे यदि वो सम संख्या है तो उसका वर्ग संख्या भी सम होगा और यदि वो विषम है तो विषम संख्या होगा। तो आप इस प्रश्न क्रमांक 3 को इसी तरीके से हल करोगे। उसके पश्चात आप प्रश्न क्रमांक 4 में देख रहे हैं जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर वर्ग संख्या निकाला है बच्चों। जैसे 11 का 121 होता है, 101 का वर्ग आप निकालोगे, 101 का वर्ग निकालोगे, कहने का मतलब है यहाँ पर कि आप 101 का 2 बार गुणा करोगे, कुछ इस तरीके से 101 गुणा 101 और इसको यदि आप हल करोगे तो आएगा आपका मान 10201। ठीक है बच्चों। अब आप इन सभी सीरीज़ को आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे 11 है तो 11 का वर्ग हम लोग किए तो उसमें आया 121। 101 का हम लोग वर्ग किए तो आया 102।
201। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं यदि 1001 की बात करूं तो इसमें आया है 100201। अब आपको ये ध्यान में आ रहा होगा, एक तर्क लगाइए आप कि अगर ये वाले में सिंगल ज़ीरो है तो हम लोगों का मान बीच में 2 है, किनारे में 1 और यहाँ पर 1, बीच में 2 है और उसके ठीक एक पहले ज़ीरो है और उसके ठीक बाद में 1 ज़ीरो है। बिल्कुल इसी तरीके से यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये किनारे में 1 1 है, इसमें 1 1 है, बीच में 2 है और यहाँ पर जब 2 ठो ज़ीरो है तो 2 के पहले मतलब बाएं साइड में और 2 के बाद में भी 2 ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है बच्चों, हम लोग एक तर्क लगा सकते हैं कि यदि हम लोगों को 1 एक ऐसा डिजिट दे जिसके पहले और अंतिम बिंदु में क्या हो, 1 हो अंतिम छोर में, और जैसे इसमें सपोज 3 ज़ीरो हो इस तरीके से, तो उसका यदि हम लोग वर्ग निकालेंगे तो ये 1 1 होगा। जैसे इस तरीके से ये यदि 3 ठो ज़ीरो है, इसका हम लोगों को वर्ग निकालना है। तो हम इन पैटर्न से ये सीख सकते हैं कि पहले और अंत में इसका 1 1 1 रहेगा, बीच में 2 रहेगा और 3 ज़ीरो है तो ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो, यही इसका वर्ग होगा बच्चों। अब यदि हम लोगों को इन ऐसे ही बहुत सारे सवाल देंगे तो हम ये जान के कि हम लोगों को यदि इसमें मैं सपोज 4 ज़ीरो कर दूं इस तरीके से और मुझे बोले कि इसका आप क्या निकालिए, वर्ग निकालिए, तो हम लोग यदि इसका वर्ग निकालेंगे, ठीक है बच्चों, इसका वर्ग निकालेंगे अर्थात 2 बार गुणा करेंगे तो एक तो हम लोग पूरा का पूरा गुणा कर सकते हैं और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको देख सकते हैं, एक पहले और अंतिम छोर में इसका 1 आएगा, बीच में 2 आएगा। उसके बाद यदि 4 ज़ीरो है तो 2 के पहले में 4 ज़ीरो कुछ इस तरीके से और 2 के बाद में 4 ज़ीरो कुछ इस तरीके से, तो हम लोग तुरंत ही हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं बजाय इसके कि हम लोगों को बार बार गुणा करने के। तो इस प्रश्न को आप बनाइए अच्छे से। और एक और है बच्चों पाइथागोरी त्रिक, तो मैं आपको पाइथागोरी त्रिक के भी बारे में बता दूं जो आपके अभ्यास नंबर पहले में दिया है कि पाइथागोरी त्रिक क्या होता है। तो आप यदि देखोगे तो लिखा है इसमें, जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिक पाइथागोरी त्रिक हैं अथवा नहीं। प्रश्न क्रमांक जो पहला दिया है उसमें है 5, 12 और 13। तो पाइथागोरी त्रिक जो है इसके बारे में मैं बात करूं तो ये नियम जो है पाइथागोरी त्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि यदि जैसे हमारे पास 3 नंबर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 संख्याएं हैं, तो पहले 2 संख्याओं, पहले छोटी छोटी, पहले 5 है, 12 है, 13 है, तो पहली 2 छोटी संख्याओं का यदि हम लोग वर्ग करते हैं और वर्ग करने के बाद यदि हम आपस में घटा देते हैं तो जो आने वाला मान है वो एक बड़ी संख्या के बराबर आने वाले मान के बराबर रहेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे मैं इस प्रश्न की बात करूं तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25, ठीक है, 5 का वर्ग होगा 25, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। समझ में आया बच्चों? तो 5 और 12 का जो वर्ग है वो किन के वर्ग के बराबर रहेगा, तीसरे संख्या के बराबर। तो आप यदि 25 और 144 को ऐड करेंगे आपस में तो आपको मिलेगा 169। ठीक है बच्चों, अर्थात इन 3 बिंदुओं में एक निश्चित संबंध होता है और इन्हीं संबंध को हम लोग पाइथागोरी त्रिक कहते हैं। मान लो यदि हम लोगों को इन तीनों बिंदुओं को दिया है और देने के बाद में ये पूछा कि पाइथागोरी त्रिक को फॉलो करता है या नहीं, तो हम लोग पहले 2 छोटी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, जैसे 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144,
और बड़ी संख्या का वर्ग निकालेंगे। तो पहले दो छोटी संख्याओं का जो योग रहेगा, कहने का मतलब 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो 25 और 144 को जोड़ने पर 169 आता है। और यदि ये 169 बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर अर्थात 13 के वर्ग के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये संख्याएं पाइथागोरी त्रिक को पालन करती है। जैसे आप प्रश्न क्रमांक दूसरा को इसी में ले सकते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है बच्चों? प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है 8 है, 15 है, 8, 15 और 17। तो पाइथागोरी त्रिक का नियम ये कहता है कि पहले दो संख्याओं का वर्ग करके यदि जोड़ते हैं तो 8 का होता है 8 अट्ठे 64 और 15 15 होता है 225। ठीक है बच्चों। और यदि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ तो मेरे पास आएगा 5 4 9 6 2 8 और 289। ये जो दिया गया मान है 289, यदि 17 के वर्ग के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये पाइथागोरी त्रिक का पालन करता है। और 17 का वर्ग मतलब 17 गुणा 17 और 17 होता है बच्चों 289। ये दोनों मान आपस में बराबर हैं और इसलिए हम लोग कहेंगे कि 8, 15 और 17 पाइथागोरी त्रिक को पालन करती है। और इस तरीके से आप बाकी तीसरा और चौथा सवाल जिसमें 10, 15, 25, 4, 7, 11 को दिया है, यदि इस तरीके से संबंध बन पाता है इसमें, तो आप कहोगे कि पाइथागोरी त्रिक को पालन करता है। और यदि ये संबंध फॉलो नहीं होता तो उस स्थिति में आप बोलोगे कि पाइथागोरी त्रिक को पालन नहीं करता। अब आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करके रखें, समझ न आने पर पूछें। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं घन के बारे में। धन्यवाद।